डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स में पढ़ेंगे। आज कौन सा टॉपिक हम सबको एंगल ऑफ फ्रिक्शन प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देते हैं। फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर आपका छूटा है तो वो देख लीजिए। हम सब पढ़े थे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स वैसा फोर्स होता है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, इसमें हम सब दो टाइप का पढ़े थे, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं? इफ देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम सब फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि मूव ही करता है। शुरू में मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो मूव नहीं करा, तो ये इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो उस पर लग रहा है, फोर्स लगाए लेकिन वो रुका हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं फिर भी रुका हुआ है, तो इसका मतलब कि कोई अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जो क्या करता है, मोशन की टेंडेंसी को रोकना चाहता है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को रोकना चाहता है। फोर्स लगा के हम सब मूव करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा है। हम सब पढ़े थे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये अपने आप को जीरो से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक चेंज करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यूएस इंटू एन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये अपने आप को चेंज करते रहता है जीरो से म्यूएस इंटू एन तक, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इंटू एन के बराबर होता है, जिसको हम सब लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के बराबर रहता है। कब तक? जब तक अप्लाइड फोर्स जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाए, तब तक क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को अप्लाइड फोर्स के बराबर इक्वल रखता है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़े थे। इसका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है कैसे जो है हम लोग को हेल्प करता है। आदमी अगर वॉक कर रहा है, रन कर रहा है, तो वो किस कारण कर पाता है, क्योंकि सरफेस पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर हटा दिया जाए तो आदमी स्लिप कर जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्लिपी सरफेस रहता है तो वहां पे आदमी को चलने में दिक्कत होता है, क्योंकि वहां का फ्रिक्शन कम होता है। तो हम सब क्या करते हैं, चलने में तकलीफ होता है, हम सबको बहुत ध्यान से उस सरफेस पे चलना पड़ेगा। इसी तरह हमसे देखिए ड्राइविंग कार को आप ड्राइव करते हैं तो वहां पे भी आपको क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स का तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमसे मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देख लिए, वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। नॉर्मल फोर्स पे क्यों डिपेंड करता है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। वो हमसे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एरिया से देखते हैं तो पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रहता है तो उसका क्या रहता है, दोनों का सरफेस देखिए जॉ फंसा हुआ रहता है, यानी कि दोनों का जबड़ा क्या रहेगा, इस तरह का शेप बनता है ऊपर नीचे और फंसा हुआ रहता है। तो क्या वो जॉ को ब्रेक करने पे, वो जो सरफेस जो फंसा हुआ है एक दूसरे पे, उसको हम सब फोर्स अप्लाइड फोर्स लगा के हटाते हैं, तभी ऑब्जेक्ट चल पाता है। ठीक है, तो हमसे देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर अगर नॉर्मल फोर्स बाहर से फोर्स डालिएगा तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, देखे होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, किसी तरह का भी फ्रिक्शन फोर्स वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। और उसमें हमसे पढ़े थे म्यूएस और म्यू के। म्यूएस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों क्या सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस का रफनेस ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू म्यूएस का ज्यादा होगा। अगर ये मान लिए स्मूथ सरफेस लेंगे तो म्यूएस और म्यू का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, लेकिन हम तो जनरली देखते हैं कि सरफेस में रफनेस होता ही है, आइडियल सरफेस को मिलना मुश्किल है, पक्का पक्का स्मूथ सरफेस को मिलना मुश्किल है। लेकिन हम जो क्वेश्चन बनाते हैं तो स्मूथ सरफेस भी मान के हम जो बनाते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन ये चैप्टर फ्रिक्शन है, इसमें ज्यादा सारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें म्यूएस म्यू के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डायरेक्शन तो प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, फिर से आपको ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम फिर से एक बार आपको इस क्वेश्चन के थ्रू करवा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक तीन ब्लॉक है। ठीक है, तो पहला ब्लॉक ये मान लीजिए, दूसरा ब्लॉक ये है और तीसरा ब्लॉक ये है। ये क्या है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, यानी कि तीन ब्लॉक रखा हुआ। और इसमें दिया कि ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर रफ, ये नॉफ लिखा गया। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ
ये रफ है, ठीक है, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर रफ। तो यहाँ पे रफ है, तो यहाँ पे देखिए हम सब बनाएंगे थर्ड फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो थर्ड ब्लॉक से शुरू करेंगे, ये तो पता है आपको, सबसे ऊपर वाले ब्लॉक से शुरू करेंगे। तो देखिए हम तो रिलेटिव मोशन देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड से थर्ड ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, और ये क्या है, दूसरा ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से। तो हम तो देखेंगे भी ये दोनों थर्ड ब्लॉक जो है ये क्या है, सेकंड ब्लॉक की कांटेक्ट में, तो हमसे निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगा, ये आगे जाना चाहेगा थर्ड ब्लॉक, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा ब्लॉक 2 को। तो 2 को दिखेगा तो क्या करेगा, ये पीछे फोर्स लगाएगा, ये आगे जाना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या करें, सेकंड ब्लॉक जो है थर्ड ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया। अब देखेंगे हम सब पढ़े थे कि क्या करता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये टेंजेंशियली एक्ट करता है, तो ये देखिए F23 इधर लगा, और दूसरा पॉइंट बताए थे प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिएगा कि ये क्या करता है, एग्जिस्ट इन पेयर में करता है। अगर आप मान लीजिए दीवार पे धक्का मारिए तो दीवार भी आप पे धक्का मारेगा, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये थर्ड ब्लॉक पे सेकंड ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स F23 लगाया, तो सेकंड ब्लॉक पे क्या लगेगा, सेकंड ब्लॉक पे है जो ये इधर लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा F32। थर्ड ब्लॉक पे सेकंड ब्लॉक आगे की तरफ लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे, तो ये कंपेयर करेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा V21, V21 निकालिएगा, देखिए 2 माइनस 8 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये सेकंड ब्लॉक जो है ये क्या दिखेगा, ये बड़ा ब्लॉक दिखेगा, सेकंड ब्लॉक पीछे छूट रहा है, माइनस 6 होगा, ठीक है, -6 मीटर पर सेकंड से ये पीछे जा रहा था, पीछे जा रहा है तो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे के लिए, पीछे छूट रहा है, ठीक है, पीछे छूट रहा है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये कौन लगाएगा, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड वाले ब्लॉक पे, तो क्या लिखेंगे F12, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक लगाया सेकंड ब्लॉक पे आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड ब्लॉक बचा क्या 1, फर्स्ट ब्लॉक पे अब क्या लगेगा, ये क्या करेगा, इधर लगेगा F21, सेकंड ब्लॉक जो है फर्स्ट ब्लॉक पे इधर की तरफ लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए ये क्या करेंगे, अब ये देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड तो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ है, रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम है, ये तो ग्राउंड जो है 0 है, और ये 8 मीटर पर सेकंड से आगे जाना चाह रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ग्राउंड, तो ये क्या करेगा, F इधर लग जाएगा। इस तरह से हम तो तीनों ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिए, ठीक है। अब हम तो देखेंगे जो आज का टॉपिक है हम सब वो पढ़ेंगे, एंगल ऑफ क्या है, रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम एंगल, यानी कि कम से कम एंगल हम सब ले जिसके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो स्लाइड करने लगे रफ इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, मान लीजिए रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो हम तो देखते हैं कि शुरू में को ऑब्जेक्ट मान लीजिए हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ, अब धीरे धीरे हमसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे देखिए धीरे धीरे उठाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करेगा। तो एक ऐसा एंगल आएगा जब क्या हो, मिनिमम एंगल जिसके लिए ये क्या हो, ये ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड कर जाए, ठीक है। तो हम तो थीटा का वो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इस एंगल के लिए ये ब्लॉक जो होगा नीचे स्लाइड करेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसको रोकने के लिए, ये नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम तो आप जानते हैं, mg नीचे लगेगा, इधर mg cos थीटा, इधर नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबको बैलेंस, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसको रोकना चाहेगा mg sin थीटा, इसे ये नीचे आना चाहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम सब कि अगर जो एंगल थीटा जो स्मॉल रहेगा तो साइन थीटा भी क्या होता है, स्मॉल होगा इस केस में। तो इसीलिए क्या होता है कि जब सरफेस पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो कोई स्लाइडिंग नहीं होगा, जैसे जैसे ये सरफेस इंक्लाइन होते जाएगा, इंक्लाइन होगा, देखिए अभी स्लाइडिंग शुरू हो गया, एक ऐसा एंगल आएगा जब टोटल स्लाइड होके नीचे तक आएगा, तो क्या होगा, उस एंगल को हमसे निकालना जहां ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, यानी कि लिमिटिंग केस हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमसे निकालेंगे कि किस कहां तक ये ब्लॉक को रोके रख सकता है, तो म्यूएस इंटू नॉर्मल, म्यूएस इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, नॉर्मल फोर्स देखिए mg cos थीटा के बराबर है। ये वाला केस ऐसा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया हम सब जिसके लिए ऑब्जेक्ट को रोक के रख सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फ्रिक्शन फोर्स हम सब लिमिटिंग जो निकाले, ये क्या म्यूएस इंटू mg cos
थीटा। अब देखिए जब थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा तो कम होगा। अब थीटा अगर स्मॉल होगा तो कॉस थीटा लेकिन क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है। थीटा जीरो लीजिएगा तो जीरो, साइन थी जीरो, और थीटा जीरो लीजिएगा तो कॉस जीरो वन होगा, यानी कॉस मैक्सिमम, यानी कि रोकने वाला फोर्स क्या रहता है जब शुरू में रहेगा तो कॉस जीरो हो गया ना, तो ये क्या होगा आपको रोकेगा, यानी रोकने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, लिंकिंग फ्रिक्शन ज्यादा, तो ब्लॉक को रोक के रखेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये एंगल बढ़ाएंगे हम, तो एंगल बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो अब क्या होगा, नीचे जो गिराने स्लाइड कराने वाला फोर्स वो बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा एंगल हम सब लेंगे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जब क्या हो जाए, ये नीचे वाला फोर्स एम जी साइन थीटा आर, यानी एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा एंगल हुआ, यानी मिनिमम ऐसा एंगल होगा जिसपे क्या हो, ये इसके बराबर हो जाए, यानी स्लाइड होने का जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाए, यानी दोनों बराबर होगा, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा करेंगे तो, यानी एम जी साइन थीटा आर से अब थीटा आर ये एंगल ले लिए जिसपे क्या हो जाए स्लाइड होना शुरू हो जाए, यानी ये अब क्या होगा थीटा, जिसपे क्या होगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब इससे ज्यादा हम सब साइन थीटा आर बढ़ाएंगे तो स्लाइड कर जाएगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, एम जी गया, tan थीटा आर का वैल्यू कितना आ गया म्यू एस, यहाँ से हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल लिए तो कितना हो गया tan इनवर्स म्यू एस। ये देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर लगभग हो जाता है ना। तो इस तरह से देखिए द मिनिमम एंगल एट विच ए ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ऑन इंक्लाइन रफ सरफेस, वो हम तो निकाल लिए, यानी कि शुरू में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली रखा हुआ तो कोई जैसे जैसे हम सब क्या करें इसको इंक्लाइन करते जाएंगे, तो ये देखिए स्लाइडिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग शुरू होगा तो ऐसा एंगल निकालेंगे जिसपे जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, स्लाइड जस्ट इससे ज्यादा अगर हम तो थीटा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एंगल कितना होता है tan इनवर्स म्यू एस। अब देखेंगे हम सब कि तीन केस इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस हम सब पढ़ लेते हैं, ये वाला केस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये केस हम सब देखते हैं क्या, इसके बाद हम सब इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, आपको हम केस लेकर बता देते हैं। ठीक है, केस वन में क्या होगा कि जो इंक्लाइन सरफेस का जो थीटा है वो थीटा आर से कम होगा, तो उस समय क्या होगा, ऑब्जेक्ट में नो स्लाइडिंग होगा, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड नहीं करेगा, नो स्लाइड, नो स्लाइड होगा तो यानी क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उस समय लगेगा, इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, उस समय क्या लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो हम तो जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस जो होता है क्या होता है, किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ये क्या होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब सेकेंड केस लेंगे तो सेकेंड केस में हम सब करेंगे क्या, सेकेंड केस देखिए यहाँ लिख रहे हैं, केस टू में होगा, केस सेकेंड, इसमें क्या होगा थीटा जो होगा थीटा, इसी को हम तो कहते हैं क्या, इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, यानी जस्ट ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ऑब्जेक्ट क्या होगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा, ये इस समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आप सब पढ़े हैं क्या होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब तीसरा केस क्या होगा, थर्ड केस होगा कि थीटा जो होगा क्या होगा थीटा आर से ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन थीटा आर, थर्ड केस यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए तीसरा केस, केस थर्ड क्या होगा, थीटा जो होगा ग्रेटर देन थीटा आर हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिपोर्ट से इंक्लाइन प्लेन जो होगा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा, तब क्या होगा उस समय हम सब देखेंगे ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क, काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे लगेगा।
ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और इसका फॉर्मूला हम तो जानते हैं क्या होता है, ये कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये क्या होता है म्यू के इंटू एन। ये तीनों केस हो गया। ठीक है, तो ये तीनों केस याद रखना, थीटा लेस देन थीटा आर, थीटा इक्वल टू थीटा आर, थीटा ग्रेटर देन थीटा आर। अगर ये तीनों पॉइंट आप समझ गए तो आप क्वेश्चन अब बन जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इसको बनाएंगे हम सब। तो इसमें दिया है कि एंगल ऑफ रिपोज दिया 60 डिग्री, तो थीटा आर देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ 60 डिग्री और थीटा कितना दिया हुआ, यानी इंक्लाइनेशन इसका, इंक्लाइनेशन का 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थीटा इज लेस देन थीटा आर, 30 डिग्री क्या हो गया लेस देन 60 डिग्री हो गया ना। ये एंगल 30 डिग्री क्या हो गया 60 डिग्री से, तो क्या होगा नो स्लाइडिंग हो जाएगा इस केस में। इस समय क्या हो जाएगा नो स्लाइडिंग हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बॉडी मोशन में हुआ कि रेस्ट में, फाइंड द बॉडी इज रेस्ट और मोशन। पहला आंसर तो यही हो गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अभी ये एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन जब रेस्ट में रहेगा तो एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको कह रहा है कि इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, और उसका वैल्यू निकालेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। अब इसमें देखिए अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, यहाँ पे mg नीचे लगता है, ये पता है आपको। इधर हो गया mg cos थीटा, यानी mg cos 30 हो जाएगा, और इधर क्या लगेगा mg sin 30 डिग्री, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इधर। तो इस समय तो रेस्ट में, यानी कि ये लिमिटिंग फोर्स, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। एफ बराबर हम सकते हैं कितना हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। इस तरह से हम तो तीनों निकाल लिए कि इस समय कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, mg sin 30 अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन नहीं कर, मोशन में नहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए एंगल ऑफ रिपोज दिया 53 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज दिया, थीटा आर दे दिया 53 डिग्री। ठीक है, और ये थीटा इंक्लाइनेशन दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब बताइए ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा कि नहीं। ये इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका देखिए थीटा क्या हो गया ग्रेटर देन, थीटा क्या हो गया ग्रेटर देन थीटा, यानी थीटा ग्रेटर देन थीटा, देयरफॉर क्या हो गया थर्ड केस हो जाएगा, केस थर्ड, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। यानी अब क्या होगा इस केस में, ये ऑब्जेक्ट नीचे आने लग गया, तो नीचे किससे आएगा mg sin थीटा से। ठीक है, थीटा से आएगा नीचे, और यहाँ पे बताइए फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लगेगा, ये क्या होगा अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा एम के म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एम जी नीचे लगते रहेगा, जिसका तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा। इधर क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा है ना, नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ, ये थीटा हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री दिया। यहाँ पे देखिए हम सबको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो एफ के पहले निकालिए, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा के बराबर, तो एम जी कॉस थीटा दिया 60 डिग्री, तो कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये निकालेंगे एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स कितना है mg sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू के इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू mg बटा क्या करेंगे हम सब मास से डिवाइड कर लेंगे, एफ नेट बाई ये कर लिए, तो एक्सीलरेशन हम सब कितना आ जाएगा, देखिए कॉमन ले लेंगे, क्या mg कॉमन है दोनों में, एम तो कैंसिल ही हो गया तीनों में, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, ये आपका क्या हो गया जी साइन थीटा, जी दोनों में कॉमन है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये एक्सीलरेशन से ये क्या करेगा नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
अब थीटा का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री रख देंगे, नीचे का वैल्यू दे देगा तो एक्सीलरेशन निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अब आपका, अब बस वो 3 जो है केस याद रखिए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम। देखिए इसमें कह रहा है कि आपका क्या है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन म्यूएस दिया हुआ 0.75, तो कह रहा है एक्सीलरेशन इसमें निकालना ब्लॉक में। तो यहाँ पे म्यूएस दिया 0.75, तो हम सब क्या करेंगे, हम सब जो पढ़े हैं थीटा आर, तो tan थीटा आर कितना पढ़े म्यूएस, तो म्यूएस कितना है 0.75, तो 0.75 मतलब 3/4। अब एक ट्रायंगल पढ़े होंगे, वो पता होगा आपको, ये अगर थीटा है, ये 3 है और ये 4 है, तो थीटा tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और ये 4 है, तो थीटा आर आपका हो जाएगा 37 डिग्री, है ना। 37 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए थीटा आर क्या हो गया, ये आ गया आपका। देखिए थीटा आर होगा तो यहाँ पे याद रखना है कि थीटा आर क्या होता है 3/4 के लिए 37 डिग्री, तो यहाँ थीटा आर यानी कि एंगल ऑफ रिपोज हम सब निकालिए, कितना आ गया 37 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ 30 डिग्री, है ना। तब कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है थीटा इज लेस देन थीटा आर, तो थीटा लेस देन अगर थीटा होगा तो क्या होगा, नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग होगा, नो स्लाइडिंग होगा मतलब क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, ये नीचे नहीं आएगा, इसको रोक के रखेगा, है ना ब्लॉक पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब देखिए एक आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, इसको हम सब करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले में दिखाए थे, ये देखिए ये याद रखिएगा आप, इसको हम लोग यहाँ पे बना देते कॉलम करके। अगर मान लीजिए आपको म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 1, तो यहाँ से आप क्या किया थीटा आर निकाल लीजिएगा, कितना होगा बताइए, थीटा आर निकालना तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम सब पढ़े tan थीटा आर वाला क्या होता है म्यूएस, तो अगर म्यूएस आपका 1 दिया है तो थीटा आर tan थीटा आर वाला 1 होगा, यहाँ से हम सब कितना लिखेंगे tan 45, तो थीटा आर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ हमसे ये निकालिए। इसी तरह अगर मान लीजिए म्यूएस का वैल्यू दे दिया आपका 4/3, ठीक है, तब थीटा आर कितना हो जाएगा 57 डिग्री, ये याद रखना है। अगर 3/4 दिया है मतलब 0.75, और ये कितना दे दिया आपका 1.33 हुआ इसका वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा आर, आप यहाँ इस केस में 30, ये 53 होगा, सॉरी ये 53 डिग्री होता है, ये 37 डिग्री। ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। ठीक है, 3 4 5 वाला, ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये अगर थीटा लेते हैं तो tan थीटा अगर 3/4 है तब क्या होगा, थीटा आपका कितना होता है 37 डिग्री। अगर थीटा आपका tan थीटा अगर 4/3 हो जाए, 4/3 हो जाए, तब थीटा कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री। ये केस आपको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये तो जानते भी होंगे सर, नहीं जानते तो यहाँ पे अब ये वाला देखिए, ये अगर याद रखिएगा तो हमसे क्या करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए यही है ना, हमसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग यही ना दिए थे, कहाँ गया प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन को बनाया तो क्या किए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में tan थीटा आर हमसा का म्यूएस 0.75 था, मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 था, तो 3/4 था, तो हम सब क्या किए, ये देखिए 37 डिग्री वहां से जान गए। ठीक है, 37 डिग्री क्या हुआ थीटा ज्यादा, तो यहाँ से हम सब एंगल ऑफ रिपोज निकाल लिए, है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब देखते हैं आगे क्या है करने के लिए। अब अगला जो है टॉपिक ये है कि आप मतलब कि प्लॉट कैसे करिएगा ग्राफ, अगर आपका दिया हुआ है आपका एक वेरिएबल फोर्स, देखिए फोर्स F इज ग्रेजुअली
increases, then plot a graph between applied force and friction force. तो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इसके बारे में हम सब देखते हैं कैसे होगा। इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन टाइप का हम सब बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए एक मास है जिसका 1 kg क्या है, मास दिया हुआ 1 kg, और इस पे एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू हम तो चेंज करेंगे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ऐसे करके फोर्स हम तो चेंज करेंगे। अब आपका सरफेस का म्यूएस दिया हुआ और म्यू के दिया हुआ, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। पहला केस हम क्या करेंगे, केस 1 में हम सबको सबसे पहले क्या करना है कि हम सबको लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग निकालेंगे तो बताइए कितना होगा लिमिटिंग वैल्यू, म्यू के म्यू एस इंटू एम, म्यू एस इंटू एम जी, ये हम सबको सबसे पहले कर लेना। तो म्यू एस कितना हो जाएगा, म्यू एस आपका 0.8 दिया हुआ, मास दिया हुआ है 1 kg, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ गया 8 न्यूटन, 8 न्यूटन आ गया। अब देखेंगे हम सबका काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लीजिए। ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफ के का वैल्यू निकलेगा म्यू के इंटू एन है, म्यू के इंटू एम जी हो जाएगा। तो म्यू के करेंगे तो कितना है 0.6 इंटू एम का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, ये क्या हो गया 6 न्यूटन। हम तो जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा ये लिमिट। ये ग्राफ में भी आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए हम सब प्लॉट करेंगे एक ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसके लिए हम सब क्या कर रहे हैं, इसको देखिए अभी ये दोनों केस आप निकाल के रखिएगा, ये दोनों हम सब क्या कर लिए निकाल लिए। अब देखिए हम सब एक क्या करते हैं, एक जिसके बीच में ग्राफ बनाना है वो बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल जैसा बना लेते हैं, तो टेबल हम सब बनाते हैं, ठीक है। टेबल बना लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच चाहिए ना, तो हम तो क्या करेंगे इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिखेंगे एफ अप्लाइड, ठीक है, और यहाँ देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना, और एक्सीलरेशन का भी बना सकते हैं कि एक्सीलरेशन कैसे मूव कर रहा है, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स जब शुरू में मान लिए ना 1 न्यूटन का हम सब फोर्स लगाए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना 8 न्यूटन, यानी इधर हम सब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग है कितना 8 न्यूटन, ये तो क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर 1 न्यूटन ही हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि इससे तो ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा। अब एक के बाद मान लिए कर लिए हम सब 3 न्यूटन लगाए, ठीक है, 3 न्यूटन लगाए तो फिर ये क्या होगा 3 न्यूटन कर लेगा अपने आप को, ये क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन अभी भी 0 होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सेल्फ रेजिस्टिंग। तो 1 न्यूटन का फोर्स को दी ना आपके वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 3 न्यूटन लगाए तो 3 न्यूटन पीछे फिर 8 न्यूटन लगा, फिर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, फिर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या किए, आप 3 न्यूटन से आप कितना 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, फिर अप्लाइड फोर्स क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स के, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है तो वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, फिर 5 न्यूटन हो जाएगा, एक्सीलरेशन अभी भी 0। फिर हमसे किया 7 न्यूटन का फोर्स लगाए तो अभी भी देखें कि क्या इससे कम ही है, लिमिटिंग से कम है, तो फिर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अब क्या किए कि अगला केस में हम सब यहाँ पे अगला इस तरह से बना लिए, अगला हम सब किए तो देखिए यहाँ पे हम तो क्या के लिए 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, 8 न्यूटन लगाया तो क्या है अब क्या हो गया इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया तो ये भी अभी तक भी 8 न्यूटन रहेगा, और एक्सीलरेशन अभी भी क्या रहेगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड, अभी भी ये 0 ही रहेगा, अभी जस्ट अभी मूव नहीं कर रहा है जस्ट अबाउट टू स्लाइड। इसके बाद हम सब मान लिए 10 न्यूटन लगाए, 10 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या करने लगेगा मूव करने लगेगा, तो मूव करने लगेगा तो उस केस में कौन सा लेंगे हम सब फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, अब ये क्या हो जाएगा एफ के हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स तब से क्या हो रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग के जब क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा अब 8 न्यूटन नहीं लग के 6 न्यूटन का पीछे फोर्स लगेगा, ये 8 न्यूटन अब क्या हो जाएगा एफ के बराबर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 न्यूटन, 6 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन लगाया तो क्या हो गया एफ के आपका 9 न्यूटन भी लगाते तो भी होता, हम लिए 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया तो कितना लगेगा इधर
काइनेटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन हो गया। एक्सीलरेशन निकालना है, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। एक्सीलरेशन निकालना तो देखिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, 10 आगे लग रहा है, 6 इधर कितना कर दिए हम तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वेरिएबल 10 न्यूटन लगाए, इधर 8 की जगह 6 लगेगा। मोशन में जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स घट जाता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से घट जाता है। देखिए 8 से 6 हो गया, पहले 8 न्यूटन लग रहा था, 10 न्यूटन जैसे ही लगा दिए फ्रिक्शन फोर्स घट के 6 न्यूटन हो गया। ठीक, यहाँ पे 10 माइनस 6 और फिर क्या होगा, मास कितना दिया हुआ इसका 1 मीटर, एक्सीलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमसे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है, हमेशा 6 न्यूटन रहेगा। तो हम सब जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं इधर, ठीक, इधर ही इसको छोटा करके ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये जो डाटा है इससे हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ हमसे क्या रखे फ्रिक्शन फोर्स को और एक तरफ क्या अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एक तरफ क्या हो गया फ्रिक्शन फोर्स और एक तरफ आपका क्या हो गया अप्लाइड फोर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या है कि लिमिटिंग से हम सबको देखना है कम और लिमिटिंग से ज्यादा। यहाँ पे हमसे एक पॉइंट ले लिए क्या है, ये हो गया एफ लिमिटिंग वैल्यू। इसका वैल्यू कितना था बताइए, एफ लिमिटिंग 8 न्यूटन। तो बताइए 8 न्यूटन से पहले तक क्या है, जितना हम सब अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उतना फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जा रहा है। तो अगर हम सब 1 न्यूटन पे देख रहे हैं कि 1 न्यूटन, 3 न्यूटन पे देखिए 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, इस तरह में क्या हो जाएगा ग्राफ y बराबर एम एक्स, यानी y बराबर एक्स का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया, ठीक है। यानी ये वाला वैल्यू कितना आ गया, ये वाला जो वैल्यू है ये आपका कितना दिया हुआ 8 न्यूटन, ठीक है। और इस समय ऑब्जेक्ट क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और ये एंगल कितना हो जाएगा स्लोप 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे जैसे ही अब क्या होगा, अब 8 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हुआ, यानी फोर्स इससे ज्यादा हुआ 8 न्यूटन से, मतलब कि हम सब देख रहे हैं कि लिमिटिंग से जब ज्यादा होता है तो क्या होगा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आ जाएगा तो 8 से कितना हो गया घट के, काइनेटिक फ्रिक्शन अब घट के हो गया 6 न्यूटन। तो अब क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा यहाँ देखिए इस तरह से गिर जाएगा, है ना, 6 न्यूटन पे आ गया। अब इसके लग गया कितना 6 न्यूटन। अब क्या हो रहा है देखिए, अब फोर्स बढ़ा रहे हैं हम सब, तो अब क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका इस तरह से ऐसे करके बुक में देता है ना, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा किसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में, ठीक है। ग्राफ हो गया, इस तरह से हमसे ग्राफ देख लिए। तो आपको बस ये देखिए टेबल की मदद से हमसे निकालिए, आपको क्या करना है लिमिटिंग वैल्यू तक आपको देखना है। लिमिटिंग से हमसे ज्यादा पुट करके देखेंगे, लिमिटिंग से कम पुट कर देखेंगे। लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर 6 न्यूटन से क्या होगा कांस्टेंट आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और ये देखेंगे इस समय क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा मोशन में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आप मोशन में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन में, यहाँ पे क्या हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगा, ठीक है। तो देखिए जब आपका काइनेटिक में आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन से 6 न्यूटन हो गया, हट गए, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग जो टॉपिक था वो कवर कर लिए। अब आगे हम सब न्यूमेरिकल देखेंगे इंक्लाइन प्लेन वाला, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जेई मेंस का नीट का जो भी आया, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर 3 था फ्रिक्शन फोर्स का।